एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे विश्व को दहशत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पूरे विश्व में डर व्याप्त है कि यह युद्ध अगर आगे बढ़ता रहा तो किन हालात में पहुंच जाएगा। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 10वां दिन है। भीषण लड़ाई अब भी जारी है। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूसी सेना सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि रूसी सेना बड़े लाव लश्कर के साथ कीव को घेरने की कोशिशों में जुटी हुई है। वहीं यूक्रेन के सैनिकों ने पुरजोर जवाब देकर कीव के करीब आने से रूसी सैनिकों को रोक रखा है। रात भर कीव समेत कई शहरों पर बम, गोला बारूद, रॉकेट मिसाइल गिरते और बरसते रहे। न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस कब्जा कर चुका है। पुतिन ने अपने देश में फेसबुक, ट्विटर के बाद यूट्यूब पर भी बैन लगा दिया है। ज़ेलेंस्की चीख चीख कर मदद मांग रहे हैं, हथियार की डिमांड कर रहे हैं। वो दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, सामने आओ, यूक्रेन को बचाओ। पुतिन को नहीं रोका तो पूरा यूरोप मिटने वाला है। पुतिन अपनी पावर दिखा रहे हैं, यूक्रेन थर थर कांप रहा है। पुतिन प्रहार कर रहे हैं। यूक्रेन में हाहाकार है। तो क्या जंग के मैदान में यूक्रेन अकेला है? 10 दिन की जंग के बाद भी क्या जो हालात हैं, क्या एटम बम का बटन दब सकता है? क्या अमेरिका ने यूक्रेन को अकेला छोड़ा है? वॉर क्राइम से बचने के लिए सुपर पावर के पैंतरे पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए कि ज़ेलेंस्की बोल क्या रहे हैं। Підтримуйте Україну. Ми прагнемо цього. Підтримуйте нашу свободу. Бо це перемога. Перемога не тільки над російськими військовими. Це перемога світла над темрявою. Це перемога добра над злом. Перемога свободи над тим, що відбувається сьогодні у нас на території України. Не мовчіть. Підтримуйте Україну. Бо якщо Україна не витримає вся Європа. Якщо Україна паде, паде вся Європа. हम लगातार इन्हीं बातों, इन्हीं खबरों के आसपास घूम रहे हैं। ज़ेलेंस्की लगातार आवाज उठा रहे हैं कि आइए आगे बढ़िए, क्योंकि शुरुआत अगर यूक्रेन से हुई है, इसका अंत कहीं यूरोप के अंत के साथ ना हो जाए। ये जंग जिसके बारे में एक्सपर्ट्स पहले बात कर रहे थे शायद 2 या ढाई दिन में निपट जाए, वो आज 10वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। हालात क्या है? मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल यशमोर, मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ अपूर्वा टंडन डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगी। मेरे साथ हरिशंकर श्याम जी जुड़ेंगे विदेश मामलों के जानकार के तौर पर, और अजय वर्मा जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं खास मेहमानों, और शुरुआत सबसे पहले हरिशंकर श्याम जी, विदेश मामलों के जानकार के तौर पर आप हमारे साथ जुड़े हैं। पहला सवाल मेरा आपसे है कि ज़ेलेंस्की बात कर रहे हैं कि उनको अकेला छोड़ दिया गया है। ज़ेलेंस्की लगातार कह रहे हैं कि उनका पक्ष लिया जाए, उनके फेवर में आया जाए। हर देश किसी पक्ष को लेने से पहले अपने नफे नुकसान का आकलन कर रहा है, लेकिन यह तबाही जो लड़ाई के चलते सामने आ रही है वो लगातार जारी है। मेरा सवाल आपसे यह है, यूनाइटेड नेशंस इस मौके पर प्रभावहीन क्यों नजर आ रहा है? अगर प्रभावशाली, बड़ी खबर आ रही, मैं आ रहा हूं अपने सवाल के साथ अपडेट आपको दे रहा हूं। राष्ट्रपति भवन यानी यूक्रेन में रूसी रॉकेट से हमला किया गया है। राष्ट्रपति भवन पर हमले की कोशिश, यूक्रेन की तरफ से बात कही गई। रॉकेट हमले को ज़ेलेंस्की ने खुद पर एक निशाना बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन के पास रूसी रॉकेट गिरा, रूसी रॉकेट का निशाना चूका, ऐसा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है। लड़ाई लगातार चल रही है, हर बड़ी खबर लगातार आ रही है। क्या हो रहा है वहां पर? चारों मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले हरिशंकर श्याम जी आपके पास इसी सवाल के साथ आऊंगा। यूएन अगर प्रभावशाली नजर आता तो ये लड़ाई कब की रुक चुकी होती, क्योंकि इसका असर वैश्विक हो रहा है। प्रभावहीन क्यों है यूएन इस वक्त? देखिए राजीव जी, ये जो समस्या अगर आप देखिए, भाई यूएन इसमें तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप अगर देखिए, इसमें अगर सबसे अधिक किसी देश को नुकसान हो रहा है तो वो यूक्रेन को हो रहा है। अभी जो कदम इमीडिएटली उठाना चाहिए कि किसी तरह भाई सीज फायर की ओर बढ़े। ये जो वार्ता इनके बीच में चल रही है रूस और यूक्रेन में, बेसिकली रूस चाहता क्या है? रूस एक बहुत ही अहम मुद्दा ये चाहता है कि ज़ेलेंस्की वहां पे अपना पद छोड़े और उसकी जगह कोई प्रो रशियन गवर्नमेंट आए।
या तो इस लड़ाई में यूएन पूरी तरह हस्तक्षेप करे, तो पूरी तरह वो कर नहीं पा रहा, निंदा प्रस्ताव ही से पास हो रहे हैं। और अगर आप देखें जितने नाटो समर्थक देश हैं वो बॉर्डर पे जरूर खड़े हुए हैं, वो बहुत सारी मदद देने की बातें कर रहे हैं, मदद पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन वॉर में एंट्री किसी की नहीं हो रही। और दिन पर दिन आप ये देख रहे हैं जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ता चला जा रहा है, पुतिन जी की ओर से एग्रेशन और बढ़ता चला जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें एक बड़े युद्ध की ओर भी ढकेल सकता है। और ये स्थिति काफी भयावह होते जा रही है। और अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज बताया कि भाई सीधे प्रेसिडेंट भवन पे ही हमला कर दिया, तो अभी एक चुका है, कल को फिर शाम तक कुछ और हमले कर दे, तो ये स्थिति वाकई भयावह है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें यूएन अभी तक कोई बहुत ही प्रभावशाली कदम उन्होंने उठाया है। जरूर उन्होंने कुछ सैंक्शंस लगाए हैं, बट ये सैंक्शंस मुझे नहीं लगता काफी है। तो इसका अभी इमीडिएट सोल्यूशन यही है कि विश्व के जो बड़े नेता हैं वो इस पे वार्ता मंच पे बैठे, कहीं मेज पे बैठे और डिस्कस करें। और इस जो बड़े युद्ध की ओर हम बढ़ रहे हैं, या जो इस आप देखें पूरा देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, कम से कम उसमें कुछ तो रोके, कुछ तो कदम उठाए, कुछ तो रोकें, कुछ तो कदम उठाएं। लेकिन यूएन अप्रभावी क्यों है, सवाल यह भी यहां पर बना रहता है सर, क्योंकि यूएन का काम था इन चीजों में दखल देना। वक्त रहते 10 दिन बढ़ गए, एक देश तबाह हो गया है, उसके साथ पूरे विश्व पर असर है, कई मामलों में असर है। मेजर जनरल यशमोर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल यशमोर, अभी हरिशंकर श्याम जी कह रहे थे कि रूस चाहता है ये हो, रूस का ऐसा मानना है, रूस इन चीजों को आगे बढ़ रहा है, इन चीजों को लेकर वो वहां पर ज़ेलेंस्की को हटाना चाहता है। क्या ऐसे पैमानों पर विश्व आगे बढ़ सकता है? आगे तो कोई भी देश किसी पड़ोसी देश की सरकार पर यकीन न जताते हुए हमला कर सकता है और विश्व को खतरे में डाल सकता है। फिलहाल जो हालात हैं कितने गंभीर, क्या न्यूक्लियर वॉर की तैयारी है? देखिए, हालात बहुत गंभीर है। न्यूक्लियर वॉर से तो मैं हमेशा डिस्काउंट करता रहूं कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा, उसकी तो बात मैं बाद में करूंगा। और इस सब्जेक्ट पे, इस पे मैंने बहुत अध्ययन किया है। मैंने अपनी एमफिल पीएचडी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी और डॉक्ट्रिन पे करी है, तो उस पर हम कभी भी बात कर सकते हैं। अभी बात है सिचुएशन वहां कैसी है और यूएन का क्या रोल है। देखो, यूएन के जो है हाथ बंधे होते हैं। मैंने खुद यूनाइटेड नेशंस में एज ए पीस कीपर काम किया मोजाम्बिक के अंदर बहुत साल पहले। यूएन वहीं पे इंटरफेयर कर सकता है जहां दोनों वॉरिंग पार्टीज चाहते हैं यूएन को। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अभी जो है एक P5 जो परमानेंट 5 है, उसका एक मेंबर एग्रेसिव है, तो कोई क्या कर सकता है। और दूसरा मेंबर जो है एब्सटेन करता है या उसके सपोर्ट में खड़ा है, चाइना है। सो 2 परमानेंट मेंबर P5 के, परमानेंट 5 के यूएन में, वो एग्रेसिव रोल के अंदर है। तीसरी बात यह है, ये जो है दुनिया का इतिहास बदलने वाली लड़ाई है ये, कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर को, एक पॉपुलर लीडर को आप जो है टैंकों से, क्योंकि आप स्ट्रांग है। देखो, एसिमेट्री है लड़ाई में, मैं टोटली मानता हूं। रशिया के पास ओवरवेलमिंग रेशियोज हैं अटैक के, ओवरवेलमिंग रेशियोज हैं मैकेनाइज्ड फोर्सेस के, एयर में, सी के अंदर, लॉन्ग रेंज वेक्टर्स के अंदर, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, हर जगह रशिया के पास ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी है। इसके बीच में आप जो है, लेकिन आप देखिए कि रशिया बैटल जीत रहा है लेकिन लड़ाई हार जाएगा, वॉर हार रहा है, क्योंकि लोगों पर ऐसे काबू थोड़ी आप कर सकते हैं। आप किस प्रकार से किसी देश के लोगों के दिलों के ऊपर राज कर सकते हैं? आप इस तरह से उनके शहर बर्बाद कर देंगे, उनके घरों पर अटैक कर देंगे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर देंगे। तो पुतिन एक बहुत ही तानाशाह, एक दिमाग से बीमार आदमी अपीयर हो रहा है इस टाइम पे। और वर्ल्ड लीडर्स को चाहिए उसको फोन करके बोले, पुतिन जरा आप समझ जाएं, आप दुनिया को पता नहीं कहां पर लेके जा रहे हैं। और ये जो लॉस होने वाला है ना, दुनिया का इकोनॉमिक लॉस, इसको बहुत सालों तक जो है ये ठीक नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है एक पुतिन के ऊपर ये एक मेजर जनरल यशमोर, एक और बड़ी खबर इस वक्त। मेजर जनरल यशमोर, माफी चाहता हूं, बड़े आदर के साथ एक और बड़ी खबर। रूस ने ओडेसा में एक पुल को उड़ा दिया है। ओडेसा जो कि साउथ यूक्रेन का हिस्सा है, वहां यूक्रेन ने, वहीं पे मारियापोल को भी रूस ने घेर लिया है। 10वें दिन यूक्रेन के आसमान में अगर कहें तो आग बरस रही है, गलत नहीं है। यूक्रेन ने जर्मनी से टैंक, पनडुब्बी और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मांग की है। बड़ी खबर यहां पर, बैटल जीत रहा होगा रूस, लेकिन लंबी दौर की लड़ाई में रूस दरअसल हार रहा है। कर्नल रिटायर्ड अपूर्वा टंडन भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। 2 या 3 जुड़े हुए हैं, अपूर्वा टंडन साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 2 या 3 दिन की, अपूर्वा टंडन साहब, कर्नल साहब, 2 या 3 दिन की लिमिट दी जा रही थी जब यह सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन आज 10वें दिन में हम आ चुके हैं।
क्या रूस से असेसमेंट में गलती हुई है या फिर यूक्रेन अब पूरी ताकत से रिवर्स जवाब दे रहा है, और अगर यूक्रेन जवाब देता गया तो इस लड़ाई का निकट भविष्य में समाप्त होना एक सपने की तरह है? कर्नल देखिए राजीव जी, मैं नहीं समझता हूं कि ये रूस की प्लानिंग में या उनके टैक्टिक्स का ये हिस्सा नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि हम सभी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 या 3 दिन में लड़ाई का अंत हो जाएगा या कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा। मगर देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि एक, जैसा कि जनरल मोर ने बताया, एक प्रभावशाली देश जो कि साइज में और अपने काबिलियत में बहुत बड़ा है, एक छोटे देश के ऊपर जब अटैक करता है तो वो इस इरादे के साथ अटैक करता है कि मैं जब कुछ थोड़ा हरकत करूंगा तो हो सकता है कि पूरे विश्व जो कि मांगे रूस की रही हैं पिछले 15-20 सालों से, तो उनका यह है कि मैं इनिशियली हम कुछ अटैक करेंगे तो हो सकता है सारे सचेत हों और जो मैं काफी सालों से बोल रहा हूं उसके बारे में लोग बातचीत करना शुरू करेंगे। तो अगर आपने देखा कि पहले 2-3 दिनों में उन्होंने यूक्रेन की काफी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय किया, उनके ऊपर अटैक किया, और उसके बाद एक पॉज आया, राइट? उसके बाद एक पॉज आया 2 दिन के बाद, जहां आपने देखा कि दुनिया को यह बताया जा रहा था कि रूस की सेना को रोक दिया गया है या रूस की सेना आगे नहीं बढ़ पा रही है। मेरे हिसाब से दैट वाज अ टैक्टिकल पॉज, कि जहां पर कि रूस की सेना ने रुक के एक बड़े तरीके से उसको समझने की कोशिश की कि अब बाकी का विश्व उसको किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। मगर जब रूस ने आगे देखा और इसी तरह वार्तालाप भी शुरू हुई, इनकी आपस में बातचीत बेलारूस में शुरू हुई, मगर जब बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और रूस ने देखा कि किसी तरह से उसको कोई सपोर्ट या उसकी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हो रही है, तब आपने देखा कि रूस ने फिर दोबारा से हमला करना शुरू कर दिया। आपका कहना यह भी सही है कि रूस ने जिस तरह से एक्सपेक्ट किया था रेजिस्टेंस, शायद उससे कहीं ज्यादा उनको रेजिस्टेंस वहां मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक देश है, केपेबल लोग हैं उसमें, और अभी काफी सारे सिविलियंस इस लड़ाई में शामिल हो गए, तो इसलिए उनको रेजिस्टेंस मिलना लाजमी था, और जो कि उनको मिल रहा है, जिसकी वजह से रूस की सेना को उतनी मुश्किलात आ रही हैं मेजर टाउन्स को कैप्चर करने में। मगर किसी भी तरह से मुझे भी अभी भी ये लगता है कि रूस की टैक्टिक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। वो जिस तरह से उन्होंने लड़ाई प्लान करी थी, मेरे हिसाब से लड़ाई उसी प्रकार से चल रही है। लड़ाई उसी प्रकार से चल रही है जैसे रूस ने प्लान की थी। कर्नल अपूर्वा टंडन का यह कहना है, और बड़ी बात कह रहे हैं कर्नल अपूर्वा टंडन, यानी जिस तरीके से पूरे वॉर की स्ट्रेटेजी तैयार रूस ने की थी, कुछ भी रूस के मुताबिक अलग नहीं हो रहा है। अगर अलग नहीं हो रहा है तो मैं समझना चाहूंगा कि यह वॉर खत्म कब होगा, क्योंकि इसके असर बाकी देशों पर पड़ने शुरू हो गए हैं। और जेलेंस्की जब यह कह रहे हैं कि यूरोप के भी अंत की शुरुआत है, तो क्या जेलेंस्की किसी एक बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? अजय वर्मा जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय जी, मैं महाभारत से यहां पर जोड़ना चाहूंगा। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने हथियार ना उठाने की कसम खाई थी, लेकिन एक ऐसा पल आया जब उन्होंने अपने सुदर्शन को हाथ में उठा लिया। मैं इसको रूस की तरफ रखता हूं। अगर इस तरीके का रूस को जो जवाब मिलने की उम्मीद थी, वो कहीं ज्यादा रूस को जवाब मिल रहा है, जैसा अभी कर्नल अपूर्वा टंडन भी एग्री कर रहे थे। क्या आपको यह लगता है कि जो वेपन्स हैं जिनका इस्तेमाल डेटरेंस के लिए होता है, जिन्हें मैं न्यूक्लियर वेपन की तरह श्रेणी दे सकता हूं, क्या एक स्थिति आ सकती है कि वो कदम रूस उठा ले अब तक के जो हालात दिख रहे हैं? अजय जी। अजय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, शायद आप म्यूट हो गए हैं। हेलो, am I getting जी जी जी। मैं कह रहा हूं कि ये डिटरेंस ही रहेगा, और पुतिन भी ये जानते हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है। पर सवाल ये उठता है कि इसका इस्तेमाल हो या ना हो, इसके लिए वेस्ट जिम्मेवार होगा। अगर आप प्रोवोकेटिव आपका जो स्टेप्स है, आप सैंक्शंस तक तो ठीक था, आपने अंत में क्या किया? जेलेंस्की को खड़ा कर दिया और उसको एक कहते हैं ना कि चेस बोर्ड में एक पॉन की तरह मूव कर दिया विदाउट अ सपोर्ट। आज जेलेंस्की अब हार चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे हैं। ये जेलेंस्की की गलती थी, उन्होंने पहचाना नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं कि न्यूक्लियर यूज तो तब होगा जब नाटो, ईयू और बाइडेन अपने हद से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, जो उनको भी पता है कि इट वुड बी अ मेजर लॉस टू देम। दे हैव सीन इट इन इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, वियतनाम, इवन पाकिस्तान में भी उन्हें हमने तरीके से समझा दिया था।
आज उनकी इतनी औकात नहीं है कि पुतिन को उस लेवल तक ले जाएं जहां पुतिन को मजबूरी में न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना पड़े। यानी अजय जी, आपको लगता है कि फिलहाल जो स्थिति है, अगर मैं दोनों पक्षों को सामने रखकर देखूं तो अगले उस कदम तक जहां तक जेलेंस्की को झुकने, सरेंडर करने या नेस्तनाबूद शब्द का भी इस्तेमाल करूंगा, वहां तक रूस अपने हमले जारी रखने वाला है। जी हां, वो जेलेंस्की को बदलेगा। पुतिन ने शुरू में ही कह दिया था, जो 3 पॉइंटर्स थे उसके, कि तुमने हद पार कर दी नाटो के साथ जाने की बात करके। वेस्ट ने उसको मिलिटराइज कर दिया, बॉर्डर पे एक मिलिट्री फोर्स तैनात करा दिया था। तीसरा है कि उन्होंने बहुत ही तरीके से कहा था डीनाजिफिकेशन। और मैं इसमें राजीव जी एक पॉइंट और डालूंगा विश्व के लिए, ये जो मैं आ रहा हूं आपके पास, आपसे ही शुरुआत करूंगा। यूक्रेन रूस में तीसरे दौर की बातचीत रविवार तक संभव है, यानी कल तक संभव है। क्या होता है क्या नहीं होता ये तब पता चलेगा। रूसी खरबपतियों पर अब यूरोप में शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। 2 रूस के खरबपतियों के जहाज इटली ने जब्त कर लिए हैं और एसेट्स भी जब्त करने की तैयारी इस वक्त चल रही है। यानी रूस को इस तरीके से चोट देने की तैयारी में ईयू अब काम कर रहा है। तो अजय जी, आप कह रहे थे कि पुतिन को मजबूर न किया जाए, क्या ये कदम पुतिन को मजबूर करने वाले कदम हो सकते हैं? मैं उस खतरे की बात कर रहा हूं जिसका असर रूस यूक्रेन के अलावा पूरे विश्व पर पड़ सकता है। नहीं, ये जो यॉट पे जो उन्होंने सीज किया, या फिर बैंक्स पे आपने रोक लगा दी, आपने अभी फेसबुक का भी आया कि जब इन्होंने ब्लॉक किया तो उन्होंने कहा विल डू द न्यू सेटिंग्स सो दैट इंफॉर्मेशन रीचेज। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं। कहते हैं ना कि आप गुदगुदी करते हैं, तो दे आर ट्राइंग टू डू दैट। मेन प्रोवोकेशन तब होगा जिससे बच रहा है नाटो या ईयू या यूएस, कि उन्होंने नो फ्लाई जोन नहीं माना, उन्होंने आर्म्स ट्रूप्स, बाइडेन ने यूएस व्हाइट हाउस में कहा कि वी विल नॉट सेंड द ट्रूप्स। तो ये उनको पता है कि जिस दिन अगर इन्होंने ये फैसला ले लिया, ये डिसीजन ले लिया, पुतिन विल हैव नो ऑप्शन। पुतिन विल हैव नो ऑप्शन। पुतिन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा अगर ये सारे कदम उठाए जाते हैं। शायद इसीलिए बाइडेन बार बार इस बात पर जोर देते रहे कि हमारा कोई ट्रुप रूस के साथ सीधी की सीधी लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होगा। मेजर जनरल यश मोर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल यश मोर, आपका असेसमेंट, क्योंकि 10वां दिन है, लड़ाई चल रही है और अब कैजुअलिटीज भी ज्यादा हो रही हैं, वो काउंट हो रही हैं। जिम्मेदार आप इसके लिए किसको मानते हैं? नाटो के उस तौर तरीके को जिसके चलते वो रूस के बॉर्डर पर जमना चाहता था, या फिर पुतिन की महत्वाकांक्षाओं को? देखो, इसमें बहुत क्लियर है, इसमें विलन एक ही है और वो विलन है पुतिन। पुतिन के दिमाग में जो ये ग्रेट रशियन एम्पायर बनाने की का सपना है, और वो कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तो है नहीं, उसने तो अपने 25-30 साल का प्रोग्राम बना रखा है कि मैंने प्रेसिडेंट रहना ही रहना है, और उसकी किसी की सुनता भी नहीं है वो। जब एक फैसिस्ट लीडर उस स्टेज पे पहुंच जाए कि उसकी अपनी कैबिनेट में 3-4 लोग बदली जा चुके हों, वो जो रिटायर हो गए हों, और ये प्रेसिडेंट लगातार रहेगा, इसकी हालत वही है जो श्री मुशर्रफ की थी पाकिस्तान में जब डिक्टेटर बनता है। तो डिक्टेटर्स जहां भी आए हैं वो सत्यानाश ही कर सकते हैं अपने देश का और दुनिया का। और आप ये देख लेना, मैं मैकेनाइज्ड वॉरफेयर पढ़ता हूं और फाइटिंग इन बिल्ट अप एरियाज का एक्सपर्ट हूं। ये रशियन टैंक्स के ग्रेवयार्ड आपको यूक्रेन के हर शहर में नजर आएंगे, हर गली के अंदर नजर आएंगे, और ऑलरेडी बन रहे हैं। रशिया सोल्जर्स की जो हालत है, जो पकड़े गए हैं, और जो शहरों में लोग इनको जो है कूट कूट के मारेंगे, क्योंकि ऐसे शहरों पे कैप्चर नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़े बड़े शहर हैं, बहुत ऐतिहासिक शहर हैं, कीव, खार्किव वगैरह। ये कैप्चर कर भी लेंगे कुछ एरिया, इनको लोग, क्योंकि औरतें बच्चे बूढ़े निकल गए हैं रिफ्यूजीज बन के, अभी नौजवान लोग बच गए हैं, और ये बहुत नेशनलिस्ट है, पैट्रियोटिक है अपने देश के लिए। और यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा जरूर रहा है कभी, बट वो आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट था, वो कभी भी एक नेशन स्टेट नहीं था यूएसएसआर। एंड बिकॉज दे आर फियर्सली इंडिपेंडेंट, दे विल फाइट टूथ एंड नेल। और यहां से ये जॉर्जिया में भी यही हाल हुआ है रशियन आर्मी का, चेचनिया में यही हाल हुआ है, और अफगानिस्तान में ये रो पीट के आ रहे थे वहां से। तो आर्मर्ड फोर्सेस, मैकेनाइज्ड फोर्सेस, टैंक वॉरफेयर, आप ओपन एरिया में लड़ सकते हो, फीचर कैप्चर कर सकते हो ओवरवेलमिंग फायर पावर से, लेकिन आप शहरों पर कब्जा नहीं कर सकते हो। ये जर्नलिस्ट जो मर्जी लिखते रहे, लेकिन इस टाइप की लड़ाई में हार उसी की होती है जो एग्रेसर होता है। एंड पुतिन का दिस इज बिगिनिंग ऑफ हिज एंड,
बिगिनिंग ऑफ हिज एंड ऑफ ए मिलिट्री डिक्टेटर, बिकॉज अगर ये सक्सीड हो गया, नेक्स्ट राइजिंग इज चाइना। मेजर जनरल यश मोर, आप जो बात कह रहे हैं, आपका कहना है कि जो बहुत ज्यादा तेजी से अपनी स्टेप्स बढ़ाता है, जैसे पुतिन को आप यहां पर बात कर रहे हैं, लेकिन आर्मी के ही कुछ लफ्जों में, कुछ शब्दों में कहा जाता है ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। अगर पुतिन ऑफेंसिव हैं तो फिर पुतिन के हारने के चांस आप क्यों देख रहे हैं? मैं हारने के चांस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो मॉरल फैक्टर किसी लड़ाई में होता है, देखो हम बांग्लादेश में गए 1971 में, मॉरली वी वर राइट, पब्लिक वांटेड अस, हम वो चाहते थे कि भारतीय आए और देश आजाद हो। यहां पर लोग नहीं चाहते इसको। ठीक, आप कहीं पर भी कोई भी आर्म फोर्सेस तभी सक्सीड कर सकते हैं जब वहां के लोग चाहते हैं। अगर अफगानिस्तान में रशिया को नहीं चाहते थे, रेड आर्मी को, अमेरिका को नहीं चाहते थे लोग, वो हार के गए। यही वियतनाम में हाल हुआ। चलिए, आपका कहना है कि यूक्रेन रशियन टैंक्स का ग्रेवयार्ड साबित हो। जी जी, कैन यू आस्क वन थिंग? जी अजय जी, जवाब दीजिए अजय जी। मैं ये जो अभी मेजर जनरल साहब ने कहा ना कि जर्नलिस्ट कुछ भी लिखते हैं, आज की तारीख में वेस्टर्न मीडिया सिर्फ और सिर्फ पुतिन को विलेन बनाने में लगा है। वहां के और पिक्चर्स जो आते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये लिखना हम करते हैं बिकॉज इट्स अ वेस्टर्न मीडिया। मेरा कहना है कि इफ पुतिन इज अ विलेन, व्हाट अबाउट द प्रोवोकेटर्स? कितने रिस्पॉन्सिबल वो हैं इस 10 दिन के वॉर के लिए, या फिर फोर्सिंग द वर्ल्ड टू गो अहेड ठीक, और व्हाट यू हैव बीन कॉलिंग द थर्ड वर्ल्ड वॉर। ठीक है सर, ठीक है, हम मुहाने पर हैं और हम समझ रहे हैं। मैं क्योंकि यहां पर स्टूडियो में हूं और मैं आप जैसे विदेश मामलों की जानकारी या फिर डिफेंस की जानकारी उतना माइन्यूटली नहीं रखता हूं, इसलिए मेरे जैसी बड़ी जनता इस वॉर से डर जरूर रही है और यही वो असर है। मेरे साथ कर्नल रिटायर्ड अपूर्वा टंडन भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और हरिशंकर श्याम जी विदेश मामलों के जानकार भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अपूर्वा टंडन जी, मेरा बहुत बेसिक सा सवाल है, मैं जो पिछले कुछ दिनों में देख पाया, ज़ेलेंस्की चिल्ला रहे हैं, नाटो से बात कर रहे हैं, ईयू से बात कर रहे हैं, क्या ये एक ऐसा संकेत नहीं है आज के दौर में कि जिस देश ने अपनी डिफेंस के बारे में वक्त रहते नहीं सोचा, उसके पास केवल और केवल भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं होता कि वो हालात खराब होने पर लोगों से मदद की भीख मांगता रहे? क्या यूक्रेन एक बेहतर एग्जाम्पल नहीं है अपनी खुद की तैयारी माकूल पुख्ता वक्त पर न करने के लिए? जी राजीव जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और देखिए, एक चीज इसको मैं एक दूसरे तरीके से आपको बताना चाहूंगा और आपके दर्शकों को। लेट्स टेक द पॉलिटिकल साइड एक तरफ रखें आप, और वॉर और सोल्जर्स को दूसरी तरफ रखें आप, ठीक है? अगर आप वॉर और सोल्जर्स को दूसरी तरफ से देखें, रशियन आर्मी इज फॉलोइंग ऑर्डर्स। एक किसी भी देश की आर्मी है, वो ऑर्डर्स को फॉलो करती है, जो उन्हें बताया जाता है वो करते हैं। तो रशियन आर्मी इज फॉलोइंग ऑर्डर्स व्हिच हैज कम फ्रॉम वेरेवर, वेदर फ्रॉम पुतिन और हुएवर, एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब ऑफ इट एज फार एज द रशियन आर्मी इज कंसर्न। जी, और अगर आर्मी कहीं लड़ाई के लिए जाती है तो वहां पे वो डिस्टिंक्शन नहीं देखा जाता कि छोटा देश है तो हम छोटी लड़ाई लड़ेंगे, बड़ा देश है तो हम बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। जी, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी। जब आर्मी लड़ाई लड़ेगी तो वो जीतने के उससे इरादे से ही लड़ेगी। तो उसमें जो भी करा जा सकता है ऑफेंसिव तरीके से, और जो भी डिस्ट्रक्शन होगा वो दैट इज पार्ट ऑफ वॉर। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर कहते हैं, वो किसी कारणवश कहते हैं। तो अगर फौज लड़ाई के लिए जा रही है तो वो सब कुछ करेगी जिससे कि उसको जीत हासिल हो। दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, ठीक है? दूसरा, आपने जो पॉलिटिकल पार्ट उसके बारे में बोला, क्या वेस्टर्न कंट्रीज को, या जो अजय जी ने बताया जो प्रोवोकेटर्स हैं, क्या उनको नहीं पता था कि यूक्रेन की आर्मी की क्या कैपेबिलिटी है? क्या उन्हें नहीं पता था कि यूक्रेन आर्मी रशियन आर्मी के सामने बहुत ही छोटी वो है ताकत है? और ये चीज अगर उन्हें पता था कि रशिया का अटैक होने वाला, ये हमें कितने पहले से बताया जा रहा था। एवरी थर्ड डे वी वर हियरिंग बाइडेन कि अभी कल अटैक करेगा, परसों अटैक करेगा। सो इफ दे न्यू दैट दिस वाज सपोज्ड टू हैपन, व्हाई वाजंट यूक्रेन रीइंफोर्स्ड? क्या उनको वो लड़ाई के साजो सामान उस तरह से उनको क्यों नहीं पहले से उन्होंने तैयार रखा? क्यों नहीं दिए गए? इसका मतलब है कि एक सोची समझी साजिश थी कि रशिया यूक्रेन पे अटैक करेगा, रशिया एक अग्रेसर के जैसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर पाएगा क्योंकि वो ज्यादा कैपेबल है, यूक्रेन अपनी हेल्प नहीं कर पाएगा,
और पूरे विश्व में रशिया को आप एक तरह से वो विलेन बना संक्षेप सकते में हैं। ये आपकी बात समझ पा रहा हूं, 10 सेकंड और फिर हरिशंकर जी के पास जाता हूं। संक्षेप में ये बताइए कि क्या अपने को आने वाले वक्त के हिसाब से स्ट्रेटेजिकली तैयार न करना यूक्रेन की बड़ी गलती है, और क्या ये सबक है बाकी देशों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये मानता हूं कि ये यूक्रेन को अपने को ना तैयार, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये यूक्रेन की, सिर्फ ये यूक्रेन की गलती नहीं है। शायद यूक्रेन को ऐसा लग रहा था कि उसको ये युद्ध की तैयारी करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी नेटो के देशों से, बाकी देशों से, जो कि नहीं हुआ, और लड़ाई उससे पहले शुरू हो गई जबकि वो एंटिसिपेट शायद नहीं कर रहे थे। लड़ाई पहले शुरू हो गई जब वो एंटिसिपेट शायद नहीं कर पा रहे थे। मैं लौट के आता हूं, हरिशंकर श्याम जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हरिशंकर जी, आपसे ही बात करूंगा, और अब बात करूंगा भारत के उस रुख पर जो भारत लगातार इस लड़ाई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेता जा रहा है। क्या भारत का रुख ये सही है? क्या एब्स्टेन करना लगातार भारत का सही है? हेडलाइंस के बाद वापस लौट कर आता हूं। 10वें दिन में पहुंच चुका रूस यूक्रेन युद्ध अब और गंभीर होता जा रहा है। ये कयासी असेसमेंट अब शायद आगे लगाए जाएं कि इस युद्ध के लिए असल में कौन जिम्मेदार था। क्या नाटो और अमेरिका इस युद्ध को शुरू करने के लिए जिम्मेदार थे, या फिर पुतिन की महत्वाकांक्षाएं इस युद्ध को इस मुहाने पर ले आई? लेकिन हालात कुछ भी हो, परेशान अब पूरा विश्व है इस सब हालात से, और इस बीच में हर देश की एक जिम्मेदारी है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में तमाम प्रस्ताव लाए गए, भारत एक अपना पक्ष रखता रहा। हरिशंकर श्याम जी मेरे साथ इस वक्त विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हुए हैं। हरिशंकर जी, भारत ने लगातार खुद को एब्स्टेन किया है, भारत ने खुद को पीछे रखा है। भारत और रूस के संबंधों का एक बड़ा इतिहास रहा है, और रूस ने कई मौकों पर ऐसे संबंधों में आगे बढ़कर भारत की मदद करने का जो जज्बा दिखाया है, कहीं बहुत भारत के दिमाग में वो है। तो आज भारत जो फैसले ले रहा है, क्या भारत के उन संबंधों की मजबूरी है, या फिर भारत के हिसाब से इससे बेहतर फैसला अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में और कोई नहीं हो सकता कि भारत ऐसे प्रस्तावों पर एब्स्टेन रहे? राजू जी, भारत भी अब एक बहुत बड़ी ताकत है, और अगर आप हिस्ट्री देखें तो रशिया हमारा एक बहुत बड़ा दोस्त रहा है, और जो डिसीजन अभी हमने यूएन में लिया है वो स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है। हमें ये डिसीजन लेना ही है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर आप देखें कि कल को युद्ध की स्थिति होती है चाइना के साथ, तो उस वक्त सिर्फ और आपको जितनी मटेरियल सप्लाई मिलनी है, मिलिट्री की सप्लाई, जो भी आपको उसको उपकरण चाहिए, रक्षा उपकरण चाहिए, 60% से ज्यादा आपको रशिया से मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशन तो ये है। दूसरी, अगर आप पोजीशन देखें, आपके बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा है कि वॉर। मैं आता हूं हरिशंकर जी लौटकर। एक और बड़ी खबर यह है कि कीव पर अब हालात और भारी हो चुके हैं। जैसे हम अपने एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, कुछ वही खबर। रूसी सेना का काफिला और नजदीक आ गया है कीव के। ये 64 किलोमीटर लंबा काफिला है जो काफी पहले शुरू हुआ था, लेकिन अब 10 किलोमीटर की रेंज में है। यानी करीब करीब कीव को हर तरफ से घेर लिया गया है। अब कीव जैसा एक बड़ा एक पोस्ट, जिसको आर्मी की लैंग्वेज में मैं कहूंगा, वो कब गिर जाए कुछ नहीं पता। कीव पर रूसी हमले पर पेंटागन ने अलर्ट भेज दिया है। ड्रेज उड़ाने से कीव की रक्षा करने की कोशिश, लेकिन कीव को अब घेरा जा चुका है। यानी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो बयान दे रहे थे और जो बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं, उनमें संबंध दिख रहा है। वो कह रहे हैं यूरोप के अंत की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि कीव अब 1 या 2 दिन ज्यादा से ज्यादा बचा रह सकता है। हरिशंकर जी, आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आप उस कंट्रीज के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट देखें। अगर आप रशिया की पोजीशन देखें तो 1991 में जब यूएसएसआर अलग हुआ, तो पुतिन जी का ये कहना है कि एक प्रॉमिस जो नाटो फोर्सेस ने किया था कि हम एक्सपैंड नहीं करेंगे, और ये जो बातें अगर आप देखें तब से उन्होंने कितना एक्सपैंड कर लिया, कम से कम 5 दफे उन्होंने एक्सपेंशन किया है। दूसरी चीज, अगर आप स्ट्रैटेजिक इसमें इंटरेस्ट देखें रशिया का, वो आपका ब्लैक सी है। ब्लैक सी के जो पोर्ट है वो ऑल वेदर पोर्ट्स है, और जो रशिया के बाकी जो पोर्ट्स है अगर आप देखें तो स्ट्रैटेजिकली वो साल भर ओपन नहीं रह सकते हैं। तो वो पोर्ट तो उन्हें चाहिए, बाय दैट एक इंटरेस्ट तो उनका क्लियर है। तीसरी, जो क्रीमिया की पोजीशन 2014 में बनी जी। क्रीमिया में अगर आप देखें तो 17वीं शताब्दी में क्रीमिया उसका पार्ट था। फिर जो आपके निकिता क्रुश्चेव जो थे 1954 में, आप देखें उन्हें हैंड ओवर वापस दिया, जो कि खुद एक यूक्रेनियन नेता थे। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम शुरू से तो रही है। और अभी आप अगर लेटेस्ट अगर आप सर्वे देखें 2014 में,
मेजॉरिटी क्रीमिया की जनता शायद रशिया के साथ ना रही हो, बट 2019 के सर्वे में वो साथ है। तो अगर आप देखें तो वहां पॉपुलेशन का भी सपोर्ट मिला है। और अगर आप यूक्रेन में देखें, यूक्रेन में यस, अगर आप जनता का देखें यस, अभी मेजॉरिटी पक्ष आपको दिख रहा है कि जेलेंस्की की तरफ है, बट जेलेंस्की का भी अगर इतिहास देखें, क्योंकि अब तो डिस्कशन चल रहा है और अगले 10-15 दिनों में आ जाएगा। मुझे ये बताइए हरिशंकर जी, मुझे ये बताइए, एक बेहतर राष्ट्राध्यक्ष है, बड़ी खबर बता देता हूं मैं इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन पर 500 से ज्यादा मिसाइल इस वक्त दाग दिए हैं। 500 से ज्यादा मिसाइल, यूक्रेन से 12 लाख से ज्यादा लोग अब पलायन कर चुके हैं। यूएन इस बात को, यूनाइटेड नेशंस कह रहा है 500 से ज्यादा मिसाइल, 12 लाख लोगों का पलायन, यानी यूक्रेन अब उस कगार पर है जिसमें शायद ये कहा जा सकता है 10 साल पीछे जा चुका है यूक्रेन इस वक्त। अगर उसको फिर से खड़ा होने का मौका दिया जाए तो काफी पीछे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बात आ रही। मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा और अपने सभी मेहमानों से, क्योंकि अब समय मेरे पास थोड़ा कम है, हरिशंकर जी, वर्तमान हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है कितने और दिन इस जंग में? जंग तो अभी काफी लंबी चलेगी, क्योंकि नाटो कहीं ना कहीं धीरे से रीइंफोर्समेंट दे रही है, तो सारी सप्लाई आ रही है। जंग तो चलेगी, बट ये जरूर है कि कोई बड़ा स्टेप आने वाले टाइम में होगा। जैसे यश जी पहले भी कह रहे थे, आप ये देखिए जो हमारे पावर 5 P5 कंट्रीज है, मेजर कंट्रीज है, उसमें 2 कहीं ना कहीं रशिया की तरफ है, 3 अगर आप देखें दूसरे खेमे में है, और आप स्टेटमेंट देखें तीनों में, भाई फ्रांस का बहुत ज्यादा स्टेटमेंट इसमें नहीं आ रहा है जी, बट स्टेटमेंट जो ज्यादा आ रहा है, भाई आपके यूके से स्टेटमेंट आया है जो कि प्रोवोकेटिव है, और यूएस से तो लगातार प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन बट अगर आप जंग की बात करें तो मुझे अगले 1 महीने तक मुझे लगता है कि जंग में कोई रुकावट आने वाली है, क्योंकि भाई 1 महीने और आप थोड़ा सा हालात को एक साथ, मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन बड़ी खबर, यूक्रेन में, ईस्ट यूक्रेन में रूस ने ड्रोन से हमला किया है, आइदर बटालियन की पोस्ट पर निशाना साधा है। यूक्रेन का कहना है ड्रोन हमले में आइदर बटालियन पोस्ट तबाह हो गई है। सैटेलाइट में इस ड्रोन हमले का वीडियो भी कैद हुआ है, जल्द आपके सामने तस्वीरें भी आएंगी। यूक्रेन फौज की कमांडो टुकड़ी कही जाती है आइदर बटालियन। इस वक्त बड़ी खबर, इस वक्त की एक के बाद एक बड़ी खबर इस डिस्कशन के बीच में आती हुई, मेजर जनरल यशमोर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आपको कितना वक्त लग रहा है मेजर जनरल यशमोर, आपको कितना वक्त और है? क्या 1 महीने तक जंग जाएगी या जल्द अब खत्म होने की तैयारी है? देखो, ये मैं कह नहीं सकता हूं कि कब खत्म होगी, मैं भविष्य में इतना नहीं देख रहा हूं, लेकिन रशिया की बहुत मेजर मिसकैलकुलेशन हुई है, मेजर मिसकैलकुलेशन हुई है। जब ये 3 दिन के बाद अटके ना, ये इसलिए नहीं अटके कि पॉज ले रहे थे, ये इसलिए अटके, शुरू में हम और आप सभी लोग मान रहे थे ये 3 दिन के अंदर खत्म हो जानी चाहिए, 7 दिन एक्स्ट्रा जा चुके हैं। यस, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, इनके टैंक रास्ते में खड़े थे, फ्यूल नहीं था, इनके पास एम्युनिशन नहीं था, इनकी लॉजिस्टिक्स कॉलम इनके साथ चली नहीं रही थी, उनके साथ 2-3 दिन की बात है, फोड़ देंगे सब कुछ, ये हुआ नहीं। तो मेजर मिसकैलकुलेशन हुई है, और रशियन सोल्जर्स जो अपनी पेरेंट्स को जो फोन करके बता रहे हैं, जो मैसेजेस जा रहे हैं ना, वो बहुत भयावह हैं कि लोग हमारे टैंकों के आगे, टैंकों के नीचे लेटने के लिए तैयार है। ये सिविल वॉर है, और पुतिन जो है मतलब दिमाग खराब, जैसे ये डिक्टेटर है, ये मिलिट्री डिक्टेटर है, कम्युनिस्ट डिक्टेटर है, और ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है, बहुत कम्युनिज्म एक्सपेंडिज्म का है। तो ये लोग जो है ना, एक तरफ डेमोक्रेसी में हैरान हूं, अभी भी लोग अगर रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं तो उनके जज्बे की का वो, चलिए एक छोटा सा रिएक्शन अजय वर्मा जी से भी ले लेता हूं। अजय जी, आपको क्या लगता है कितना वक्त और इस जंग के खत्म होने में? देखिए, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। अगर नाटो, EU और US को दिमाग आ जाए, वो सोच ले कि इस तरह के युद्ध को रोका जाना है, तो वो रोक सकते हैं। पुतिन नहीं रोकेंगे, क्योंकि पुतिन को पता है कि जेलेंस्की इज नथिंग बट अ स्केयरक्रो। ये सारी लड़ाई एनर्जी की थी, लिथियम की थी, जिस पे US और नाटो का नजर था जी। पुतिन इसको अलाउ नहीं करने देंगे, पुतिन इसको अलाउ नहीं करने देंगे। ये करीब करीब उसी तरीके से है कि भारत की सीमा पर कोई अपनी पोस्ट बनाने लगे, तमाम चीजें करने लगे। अगर गलवान में भारतीय सैनिकों ने शूर के चलते चाइना को यह समझाने में कामयाब रहे कि चाइना वो एडवेंचर ना करे, नहीं तो भारतीय सेना पुख्ता जवाब दे सकती है। तो क्या यह स्थिति वहां बनती दिख रही है, या फिर
पुतिन इतना महत्वाकांक्षी हो चुके हैं कि पुतिन रुकना नहीं चाह रहे। आगे आने वाले दिन तय करेंगे असलियत किस तरफ जा रही है, जंग खत्म हो रही है या लंबा जा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मेजर जनरल यश मौर्य, कर्नल अपूर्वा टंडन, हरिशंकर श्याम जी और अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। खबरें लगातार आ रही हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। एक छोटा सा ब्रेक।